सोचिए एक सुबह खबर आए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी अचानक आधी कर दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, राज्यों की चुनी हुई सरकारें, मतलब उनके पास पूरा बहुमत है, फिर भी वे अपने ही खजाने से 1 रुपया भी नहीं निकाल पा रही हैं। बिल्कुल। और किसी भी राज्य के पुलिस कर्मियों या शिक्षकों को सैलरी देने के लिए सीधे दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ रही है। हाँ, तो सुनने में ये किसी तानाशाही का दृश्य लगता है ना? ऐसा लगेगा कि देश में कोई तख्ता पलट हो गया है। सही कहा। लेकिन असल में यह हमारे ही संविधान में लिखा एक पूरी तरह से वैलिड नियम है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन पड़ताल में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, दरोगा या फिर बिहार पुलिस की परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इन सभी एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल। तो आज हम ल्यूसेंट की किताब के पेज नंबर 263 मतलब 263 पर दिए गए एक बहुत ही अहम हिस्से को डिकोड करेंगे। हमारा विषय है वित्तीय आपातकाल, यानी आर्टिकल 360। और हमारा मकसद सिर्फ इन पॉइंट्स का रट्टा मारना नहीं है। राइट, रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। हमें इसके पीछे काम करने वाले पूरे सिस्टम को समझना है। ये नियम काम कैसे करता है, इसका गणित क्या है, ताकि परीक्षा के दबाव में जब ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं तब भी कोई सवाल गलत ना हो। सही बात है। अक्सर हम आर्टिकल्स को बस याद कर लेते हैं कि हाँ, 360 में वित्तीय आपातकाल है, लेकिन जब परीक्षक उसे थोड़ा घुमाकर पूछता है तो रटा हुआ ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमें उस क्यों और कैसे तक पहुंचना ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब आर्टिकल 360 का ट्रिगर आखिर क्या है, ये कब लागू होता है? अगर हम लूसेंट के इस पेज को देखें तो ये तब लागू होता है जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या उसकी साख, जिसे क्रेडिट कहते हैं, उसको सीधा खतरा है। बिल्कुल। अब देखिए, स्थायित्व तो समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, ग्रोथ रुक गई है, लेकिन ये साख या क्रेडिट के खतरे का असल मतलब क्या है? मतलब ये किसी ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक खींचने जैसा है कि आगे पटरियां टूटी हैं, पर क्या राष्ट्रपति जब चाहें ये ब्रेक खींच सकते हैं? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। साख या क्रेडिट का यहाँ बहुत ही गहरा अर्थ है। इसका सीधा मतलब है बाजार और दुनिया का इस देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा। अच्छा। मान लीजिए भारत सरकार ने कोई भारी इंटरनेशनल लोन लिया है या देश के अंदर ही बड़े पैमाने पर बॉन्ड्स जारी किए हैं, और एक ऐसा वक्त आ जाए जब सरकार वो पैसा चुकाने की हालत में ही ना रहे। मतलब सरकार डिफॉल्ट कर जाए। एग्जैक्टली। या फिर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो इतना गिर जाए कि हम जरूरी चीजें जैसे तेल या दवाओं का आयात ही ना कर सके। अरे बाप रे। हाँ, ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाएगा कि भारत की साख खत्म हो गई है। ऐसे गंभीर आर्थिक संकट में ही इस इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब ये कोई आम महंगाई बढ़ने या शेयर बाजार के थोड़े बहुत गिरने पर नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल नहीं। ये एक असाधारण शक्ति है। ये कोई सामान्य नीतिगत बदलाव नहीं है कि चलो आज मन किया तो इमरजेंसी लगा दी। ये देश के आर्थिक वजूद को बचाने का आखिरी उपाय है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक और तार्किक सवाल उठता है। अगर ये इतना बड़ा फैसला है, मतलब देश की पूरी इकोनॉमी को इमरजेंसी मोड में डालना, तो क्या ये पूरी तरह से सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है? अच्छा सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी बड़ा फैसला बिना संसद की मोहर के कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और यहीं से संसद की भूमिका शुरू होती है। नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति की इस घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से इसकी स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। 2 महीने? हाँ, 2 महीने। ठीक है, 2 महीने का समय सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि परीक्षाओं में सवाल इतने सीधे नहीं आते। इसमें कुछ तो पेंच होगा। बिल्कुल पेंच है। और वो पेंच ये है कि संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा कि मान लीजिए जिस समय राष्ट्रपति ने ये घोषणा की उस समय देश में लोकसभा मौजूद ही ना हो, तब क्या होगा? अच्छा, लोकसभा भंग हो चुकी हो। हाँ। इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। मान लीजिए 1 मई को राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है। अब नियम के हिसाब से 1 जुलाई तक इसे संसद के दोनों सदनों से पास होना है। लेकिन 15 मई को ही लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, या किसी राजनीतिक वजह से सरकार गिर जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है। अब तो 1 जुलाई तक लोकसभा है ही नहीं। सही कहा।
तो ऐसे में क्या ये आपातकाल अपने आप रद्द हो जाएगा? क्योंकि 2 महीने का टाइम तो निकल जाएगा ना? नहीं, ये रद्द नहीं होगा। ऐसे मामलों के लिए ल्यूसेंट स्पष्ट करता है कि एक विशेष रास्ता है। वो क्या? चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, इसलिए सबसे पहले इस 2 महीने की डेडलाइन से पहले राज्यसभा की मंजूरी मिल जानी चाहिए। मतलब 1 जुलाई से पहले राज्यसभा पास कर दें। एग्जैक्टली। अगर राज्यसभा ने इसे पास कर दिया तो आपातकाल वैलिड रहेगा। इसके बाद जब चुनाव होंगे और नई लोकसभा चुनकर आएगी, तो उस नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर उसे भी इस घोषणा को स्वीकार करना होगा। ओहो, 30 दिन यहाँ पर छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल है। मैंने देखा है कई बार लोग इन 30 दिन की गिनती चुनाव के नतीजों वाले दिन से शुरू कर देते हैं। हाँ, और यही वो गलती कर बैठते हैं। जबकि लूसेंट में साफ लिखा है कि ये 30 दिन का मीटर तब चालू होता है जब नई लोकसभा की पहली बैठक होती है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। यूपीएससी या बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना, उनमें यही पहली बैठक वाला शब्द हटा दिया जाता है। हाँ, वो बस लिख देंगे कि नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर, और छात्र उसे सही मानकर टिक कर देते हैं, जबकि सही शब्द है पहली बैठक से 30 दिन। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी अंतर है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि नई लोकसभा ने भी 30 दिन के अंदर पास कर दिया, दोनों सदनों से हाँ हो गई। अब ये कितने समय तक चलेगा? 6 महीने, 1 साल? यहीं पर इस पूरे आर्टिकल का सबसे हैरान करने वाला तथ्य छुपा है। इसकी कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं? बिल्कुल नहीं। एक बार दोनों सदनों से पास होने के बाद ये अनिश्चित काल के लिए, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए लागू हो जाता है। वेट, अनिश्चित काल के लिए? हाँ, मतलब अगर दोनों सदनों ने एक बार पास कर दिया तो ये ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, बिना किसी रिन्यूअल के। एग्जैक्टली। क्या ये एक बहुत बड़ी और असीमित शक्ति नहीं है? अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें, जो आर्टिकल 356 है, उसमें तो हर 6 महीने में संसद से पास कराना पड़ता है, और उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, 3 साल की। सही कहा आपने। नेशनल इमरजेंसी में भी समय सीमा के नियम हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल के मामले में संविधान बनाने वालों ने इसे इतना खुला छोड़ दिया है। परीक्षाओं में भी यही अनिश्चित काल वाला पॉइंट छात्रों को सबसे ज्यादा फंसाता है। तो परीक्षक पक्का यही जाल बिछाते होंगे कि वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है, और पहला ऑप्शन दे देंगे 3 साल। बिल्कुल, और प्रेशर में छात्र उसी को सही मान लेते हैं। लेकिन सही जवाब है कि इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पर मैं ये सोच रहा था कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया? इसे बिना लिमिट का क्यों छोड़ा? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। अगर देश में युद्ध चल रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब खत्म होगा, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर हो तो रिकवरी की कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती। अर्थशास्त्र कोई गणित तो है नहीं कि फिक्स फॉर्मूले से 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी एक्सपर्ट यह गारंटी नहीं दे सकता कि ठीक 6 महीने बाद बाजार सुधर जाएगा। ऐसे संकट के समय सरकार का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को बचाने पर होना चाहिए। हाँ, बार-बार संसद से अप्रूवल लेने के चक्कर में तो सरकार का ध्यान क्राइसिस से हटकर पॉलिटिक्स में लग जाएगा। एग्जैक्टली। वित्तीय संकट की इसी अनिश्चितता को देखते हुए इसे बार-बार पास कराने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है। लॉजिकल है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि भले ही ये अनिश्चित काल के लिए है, लेकिन राष्ट्रपति इसे किसी भी समय खुद वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की दोबारा मंजूरी नहीं चाहिए। मतलब जब लगे कि अब साख वापस आ गई है, खतरा टल गया है, तो बस एक आदेश से इमरजेंसी खत्म। बिल्कुल। चलिए, हमने ट्रिगर समझ लिया और संसद का ये उलझा हुआ गणित भी डिकोड कर लिया। 2 महीने राज्यसभा, फिर पहली बैठक से 30 दिन और अनिश्चित काल। लेकिन अब इसके सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं। जब ये इमरजेंसी जमीन पर लागू होती है तो देश के ढांचे पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत ही भयानक होता है। ये सिर्फ कोई कागजी घोषणा नहीं है। हाँ, मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी भी काटी जा सकती है। ये सुनकर बहुत से लोग चौंक गए होंगे। और चौंकना लाजमी भी है, क्योंकि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के वेतन को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। राइट, ये उनकी न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है, ताकि वे निडर होकर फैसले सुना सकें। बिल्कुल, लेकिन आर्टिकल 360 इस सुरक्षा कवच को भी हटा देता है। इसके लागू होने पर संघ और राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के साथ साथ इन जजों की सैलरी में भी कमी की जा सकती है। बाप रे!
इससे पता चलता है कि संकट का लेवल कितना सीरियस होगा। मतलब देश बचाने के लिए कोई भी विशेषाधिकार काम नहीं आएगा। सही कहा। और बात सिर्फ सैलरी तक नहीं रुकती, इसका असर देश के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता है। सामान्य स्थिति में हमारा देश एक संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर चलता है। मतलब केंद्र की अपनी पावर और राज्यों की अपनी पावर। हाँ, राज्यों के पास अपना बजट बनाने, टैक्स वसूलने और खर्च तय करने की स्वायत्ता होती है। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत का ये संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक मतलब यूनिटरी हो जाता है। यूनिटरी मतलब सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में। एग्जैक्टली। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को सीधे निर्देश दे सकते हैं। और तो और केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स के पैसों का बंटवारा होता है, राष्ट्रपति उसमें भी अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा झटका है राज्यों के लिए, क्योंकि राज्य तो अपने खर्चों के लिए जैसे पुलिस, स्कूल, अस्पताल काफी हद तक केंद्र से मिलने वाले पैसे पर ही निर्भर होते हैं। बिल्कुल। और ल्यूसेंट में जो तीसरा और पांचवा पॉइंट दिया है, वो तो राज्यों के बची खुची ऑटोनॉमी भी खत्म कर देता है। वो क्या है? वो ये है कि राज्य विधानमंडल यानी स्टेट असेंबली जो भी धन विधेयक या मनी बिल पास करेगी, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया जा सकता है। ओहो, मतलब राज्य सरकार अपनी ही विधानसभा से बजट पास करा ले, फिर भी वो तब तक पैसा नहीं निकाल सकती जब तक राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार उस पर मोहर ना लगा दे। एकदम सही समझे आप। धन विधेयक ही तो वो चाबी है जिससे खजाने का ताला खुलता है। अगर वो चाबी राष्ट्रपति के पास चली गई तो राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता जीरो हो गई। सारा कंट्रोल एक ही जगह आ गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश भर में कहीं भी कोई ऐसा फालतू खर्च ना हो जो अर्थव्यवस्था को और डुबा दे। समझ गया। मतलब अगर किसी राज्य सरकार को अपने किसी लोकल प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो उसे भी दिल्ली की तरफ ही देखना होगा। बिल्कुल, सारा स्टीयरिंग व्हील सेंटर के हाथ में आ जाता है। परीक्षाओं के नजरिए से ये पॉइंट बहुत अहम है। अक्सर सवालों में ये पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान किसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। और ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट के जज लिखा होता है। हाँ, और अगर किसी ने इस एकात्मक ढांचे और संकट की गहराई को नहीं समझा है तो वो सोचेगा कि जजों की सैलरी तो कम हो ही नहीं सकती और यही माइनस मार्किंग का शिकार हो जाएगा। सही कहा। इसीलिए हम कह रहे थे कि रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि देश को बचाने के लिए सारी पावर एक जगह लानी पड़ती है तो ये सारे अपवाद खुद ही याद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार तेजी से समेट लेते हैं ताकि सुनने वालों के दिमाग में एकदम सेट हो जाए। हाँ, एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, आर्टिकल 360 का बेस है वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा। राइट। दूसरा, इसे लागू करने के लिए 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए। तीसरा, अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा इसे पास करेगी और नई लोकसभा अपनी पहली बैठक से, याद रखिएगा, पहली बैठक से 30 दिन के भीतर इस पर फैसला लेगी। और चौथा सबसे जरूरी पॉइंट, इसकी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। एक बार पास तो अनिश्चित काल तक लागू, जब तक राष्ट्रपति खुद इसे वापस ना ले लें। और आखिरी पॉइंट, इसके लागू होते ही राज्य की वित्तीय स्वायत्तता खत्म, भारत संघीय से एकात्मक बन जाता है, जजों की सैलरी कट सकती हैं और राज्यों के धन विधेयकों पर केंद्र का कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। एग्जाम्स के लिए ये सारे फैक्ट्स बहुत क्रूशल हैं, खासकर वो 30 दिन और अनिश्चित काल वाले ट्रैप्स। हाँ, ये जानकारी तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए एक मजबूत हथियार है। हमने सिस्टम के पीछे के पूरे लॉजिक को समझ लिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद किताबों में नहीं मिलता पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? हमने संविधान की किताब से ये तो पढ़ लिया कि इमरजेंसी कैसे लगती है और इसके नियम क्या हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज के इस दौर में जो पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड है, जहां शेयर बाजार सेकंडों में रिएक्ट करता है, अगर कभी सच में ऐसी नौबत आ जाए कि भारत में आर्टिकल 360 लागू करना पड़े तो क्या होगा? बहुत ही डरावनी कल्पना है ये। हाँ, आज हमारी इकोनॉमी डिजिटल है, करोड़ों लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। ऐसे किसी ऐलान का देश के बाजारों, विदेशी निवेश और एक आम इंसान के बैंक खाते पर कैसा मनोवैज्ञानिक और असली असर होगा? क्या हमारा आज का सिस्टम ऐसे झटके को सहने के लिए तैयार है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होगा, ये एक ऐसा इकोनॉमिक भूकंप होगा जिसका असल इम्पैक्ट शायद हम आज के कंफर्ट जोन में बैठकर सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से वित्तीय आपातकाल का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। हाँ, संविधान के पन्नों के पीछे छिपे इन तर्कों को समझना ही असली तैयारी है।
फिर जुड़ेंगे किसी नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ। तब तक अपनी तैयारी मजबूत रखिए।